नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के एक नए टॉपिक एडोल्फ हिटलर एवं नाजीवाद लेकर के। इस सीरीज में हमने पहले देखा हूँ, इसके पहले वर्साई की संधि, उसके पूर्व वर्ल्ड वार 1 और एडोल्फ हिटलर वह कड़ी है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण में से एक है। हिटलर अगर नहीं होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध होता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में हो चुका था और यह जर्मनी के लिए एक आपत्तिजनक संधि थी, जिसने अवश्यंभावी युद्ध की मार्ग जो है उसने प्रशस्त कर दी थी। हिटलर ठीक है अधिनायकवाद बन के उखड़ा और बहुत जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध की घटना शुरू हुई। चलिए मैं आज इनके पूरे घटना चक्र, इसकी जन्म से लेकर के इसकी नाजी पार्टी, फ्यूहरर बनने तक और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने तक की हम कहानी क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिटलर, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था और इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया, जिस समय इसका जन्म हुआ, जर्मनी का मित्र देश था ऑस्ट्रिया हंगरी, क्योंकि 1872 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संधि हो चुकी थी और वह संधि बिस्मार्क के द्वारा हुआ था। इसलिए ऑस्ट्रिया में जन्म लेने के बावजूद भी जर्मनी में जाना या जर्मनी में बस जाना यह आसान चीज था, सरल था, क्योंकि मित्र राष्ट्र थे। यह शुरू से चित्रकला का शौक रखता था। 2 बार प्रयास करने के बावजूद भी किसी कला विद्यालय में इसका नामांकन नहीं हो पाया और 17 वर्ष की उम्र में चित्रकारी करके अपना जीवन यापन शुरू किया। शायद अगर इसका नामांकन उस कला विद्यालय में अगर हो गया होता तो शायद विश्व में एक तनाशा, एक फ्यूहरर उत्पन्न नहीं होता। 1914 में यह ऑस्ट्रिया छोड़ करके जर्मनी आता है और जर्मनी में शाही जर्मन सेना, जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए गठित सेना थी, उस सेना का सदस्य बन जाता है, यानी सैनिक बन जाता है। 1914 से 20 तक यह शाही जर्मन सेना का भाग होता है, यानी सैनिक के रूप में कार्य करता है। अपनी कार्य कुशलता दिखाते हुए 1918 में युद्ध में यह पराजित हो जाता है, युद्ध में घायल हो जाता है, लेकिन यह अपनी वीरता का इतना प्रदर्शन कर चुका था कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब यह हॉस्पिटल में रहता है, घायल रहता है, तो जैसे ही सुनता है कि हम हार चुके हैं, यह बहुत ज्यादा निराश होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है और ऊपर से जो वर्साई की संधि है इसके दिल को और ठेस पहुंचाता है। इसकी वीरता के लिए इसको आयरन क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। यह आयरन क्रॉस जो ईसाइयों का है, पवित्र चिन्ह माना जाता है, आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1919 और 20 में इसने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, या उसको जर्मन श्रमिक पार्टी कहते हैं। लेकिन यह पार्टी इनकी चल नहीं पाई बहुत दिनों तक। 1922 में इन्होंने
भूरे रंग के पोशाक में अपना सैनिक तैयार किया। क्या इसे सैनिक रखने का अधिकार था? तो जर्मनी में सैन्य शिक्षा अनिवार्य था। वहां हर विद्यार्थी को अपने स्कूल में सैनिक प्रशिक्षण लेना होता था, अर्थात सभी लोग वहां पे सैनिक के लिए ट्रेंड रहते थे। तो इन्होंने भूरे पोशाक में अपना सैनिक तैयार किया, और सैनिक तैयार करने के बाद में जब इसे लगा कि अब हम मजबूत हो गए हैं, 1923 में सरकार उखाड़ने का प्रयास किया। और सरकार किसकी थी? फोन वन हिंडनबर्ग की। और 1923 की सरकार उखाड़ने के चक्कर में यह असफल हो जाता है, और असफल होने के बाद में इसे 5 साल की सजा दी जाती है। यानी 23 से 28 5 साल की कैद होती है, और वह जेल में भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता है, और अपनी जीवनी मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल, आप इसे जिस नाम से जाने, जर्मनी में मीन कैंप होता है, हिंदी में मेरा संघर्ष होता है, और इंग्लिश में माई स्ट्रगल होता है। इसमें अपनी जीवनी जर्मन लोगों को श्रेष्ठ बताया और कहा कि जर्मन आर्य है, यहाँ की सभी जातियों से श्रेष्ठ है, और इन्हें अधिकार है कि ये पूरे विश्व पर अधिकार करें। यानी इसमें एक तरह से जर्मन की राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी नहीं कहे इसको, अति राष्ट्रवाद वाली भावना कहे, नेशनलिज्म से परे थी, और केवल जर्मन जाति को ही श्रेष्ठ बताना, अन्य जाति को बोझ बताना इत्यादि बातें इसमें रखी गई थी। यहां तक कि इन्होंने यह कहा था कि अगर इस जर्मन जाति को अपना जीवन यापन करना है तो आपको क्षेत्र जीतने होंगे, छीनने होंगे, दूसरे राष्ट्र पर अधिकार करने होंगे। और यह प्रति इतनी फेमस हुई कि रातों रात इसकी व्यक्तित्व छवि में बहुत ज्यादा विकास हो गया। 1930-32 जेल से आने के बाद में इसकी पर्सनालिटी का विकास हो चुका था। यह अपने भाषण यानी भड़काऊ भाषण से अपने व्यक्तित्व को इतना निखार चुका था कि यानी हर जर्मन अन्य जातियों से घृणा करने लगी थी। यह कहता था कि इस धरती पर विकलांग, बीमार इत्यादि को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह धरती का बोझ है और फालतू का खर्च करता है, इसलिए इसका मौत जरूरी है, उसको मारता भी था। 1930-32 में जर्मनी में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी की स्थिति हो गई, और उसी समय नाजी दल यानी आपदा में अवसर तलाशना, यानी जर्मनी में आपदा थी और उसी आपदा में इसने अपना अवसर तलाशा, और नाजी दल के सदस्यों की संख्या बढ़कर के 230 हो गई। यानी एक अपना संख्या बल एनफ हो गया, प्रचुर संख्या हो गया। और 1932 में क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और उस राष्ट्रपति के चुनाव में हिटलर हार जाता है, और हारने के बाद में हार तो जाता है, लेकिन जो जीतता है वह हिंडनबर्ग होता है, वहां का राष्ट्रपति बनता है। और यह हार जाता है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा होती है, इसका व्यक्तित्व इतना निखर गया होता है, यानी हर जर्मन चाहते कि हिटलर को सत्ता में रहना चाहिए। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए 1933 में इसको चांसलर बना दिया जाता है। और जैसे ही यह सत्ता में एंट्री मारता है, वहां के संविधान में संशोधन करना प्रारंभ कर देता है। और संशोधन में सबसे पहले क्या करता है, जर्मन संसद को ही भंग कर देता है। जो पहले से पारंपरिक संसद चल रहा होता है, उस संसद को भंग कर देता है। यहां तक कि जो हिंडनबर्ग की जो पार्टी रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी जिससे वह राष्ट्रपति चुना हुआ रहता है, उसको भी गैर कानूनी घोषित कर देता है कि यह जर्मनी के लिए पार्टी नहीं है, गैर कानूनी घोषित करता है। और डॉक्टर जोसेफ गोएबल इसको प्रचार मंत्री बनाता है। यही जोसेफ गोएबल है जो कहता है किसी झूठ को इतनी बार बोलो
कि वह सच लगने लगे और वह झूठा प्रचार या यूं कहे आज के आईटी सेल, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज है, जो मोदी सरकार में या 2014 के चुनाव में कार्य कर रही थी, वही आईटी सेल उस समय हिटलर के लिए काम कर रहे थे। वह कौन था? डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स। यह पीएचडी होल्डर पर्सन था और हिटलर के लिए कार्य करता था और यह खुद लंगड़ा होते हुए जर्मन में यानी जर्मनी में एक भी विकलांग व्यक्ति को रहने देना पसंद नहीं करता। इससे यहूदियों का बहुत बड़ा दुश्मन था और खुद यहूदी था, अर्थात खुद विकलांग होकर के विकलांग को नहीं रखना चाहता था, खुद यहूदी होकर के यहूदी का दुश्मन था और इसी का ब्रेन था, दिमाग लगाता था और हिटलर को कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का नायक बना दिया और उसके बाद में यह अधिनायक कहलाया, यानी एक वहां का जर्मनी का हीरो हो गया। 1934 में टोटल न्यायालय यानी न्याय का जितना पावर होता था वह सब अपने हाथों में ले लेता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेता है और सर्वोच्च न्यायाधीश खुद को घोषित कर लेता है। और दुर्घटना क्या होती है, उसी 1934 ईस्वी में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है और जब हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है तो यह कहता है कि अब राष्ट्रपति का चुनाव जर्मनी में नहीं होगा, जो चांसलर होंगे वही राष्ट्रपति बनेंगे और खुद राष्ट्रपति भी बन बैठता है। अर्थात चांसलर, राष्ट्रपति, न्यायाधीश यानी सारे पावर को अपने हाथों में कर लेता है और यह फ्यूहरर यानी अपने नाम के साथ फ्यूहरर शब्द जोड़ लेता है, यानी एक भय वाला नाम, एक आतंकी वाला नाम, यानी लोग जिससे डरे। 1933 से 38 के बीच जब यह सत्ता में रहता है, यानी अब सत्ता के इर्द गिर्द कोई नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, जो है सो सर्वे सर्वा खुद है। अब वह 1933 से 38 5 सालों में केवल 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा देता है, किसी के घर में आग लगवा देता है, रोड पर मरवा देता है, शीशा से कुचवा देता है और जो बच जाते हैं उसको गैस चेंबर, एक ऐसा चेंबर बनाया रहता है, एक हॉल बनाया होता है, उस हॉल में सारे यहूदियों को घुसा देता है और गैस ऐसा खोल देता है कि लोग छटपटा करके उस दम घुटने से लोग मरने लगते हैं। यानी यह आंकड़ा 60 लाख का है, हो सकता है मरने वालों की संख्या से ज्यादा रही। और इतने यहूदियों को प्रताड़ित किया गया कि यहां से भाग करके, है ना, चले गए और जा करके इन लोगों ने 1944 में एक इजराइल देश बना था, यानी यहां से यहूदियों के भागने का नतीजा है कि इजराइल देश बना। इजराइल में ही आज पूरे विश्व का यहूदी मैक्सिमम संख्या में रहता है, यानी इसी प्रताड़ना के चलते इजराइल देश अस्तित्व में आया, जो यहूदियों के देश के नाम से जाना जाता है। 1933 में जिस राष्ट्रसंघ का यह सदस्य था उस राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया, यानी वर्साई की संधि का भाग 1 राष्ट्रसंघ के गठन से संबंधित था और उस राष्ट्रसंघ के सदस्यता इसने छोड़ दिया। राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने के साथ ही अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी बेतहा अपना सैनिक की भर्ती और गोला बारूद, बम इत्यादि पे कार्य करना शुरू कर दिया, सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। 1934 में जिस समय बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था, इसने पोलैंड के साथ एक संधि की। इस संधि में शर्त यह थी कि जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण नहीं करेगा और पोलैंड जर्मनी पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से 1934 में जर्मनी और पोलैंड की संधि हुई। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 1872 में 1882 में संधियां होती थी, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिर इटली का संधि हुआ था 1882 में, ठीक उसी तरह से एक संधि का निर्माण अब शुरू होता है। जर्मनी पोलैंड की संधि होती है और उसी समय ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉल्फस की हत्या जर्मन लोगों द्वारा कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉल्फस
यही ऑस्ट्रिया जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था, और वहां के चांसलर जो है डॉल्फस की हत्या कर दी जाती है। फिर यह ब्रिटेन से संधि करता है। ब्रिटेन से संधि का शर्त यह होता है कि ब्रिटेन के पास जितने जल सेना है, उस जल सेना का 35% ही जर्मनी अपना सेना रख सकता है, यानी 65% अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन का सैनिक होगा, जल सैनिक होगा यानी नेवी होगा, और 35% कम, यानी 35% कम कहने का मतलब कि लगभग वही 65% कम उससे रखेगा, यानी 65% ब्रिटेन का जल सेना होगा और 35% जर्मनी का होगा। इस चीज पर लेकर के संधि हुआ था। और उसी बीच क्या हुआ, जब देखा कि जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन यानी 3 राष्ट्रों के बीच में एक संधि हो रही है, और यह संधि फिर से, जो संधि पहले होगा उसी को धुरी राष्ट्र कहा जाता है, और जो बाद में होंगे वह मित्र राष्ट्र होंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व हुए थे। 1934 में जब ये 3 देशों की संधि हो जाती है, तो ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड 3 देशों के संधि से जो अन्य राष्ट्र है वह डर जाते हैं, और डरने के उपरांत रूस, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया यानी 4 राष्ट्र मिलकर के संधि करते हैं, और यह संधि फिर से मित्र राष्ट्र का नाम दिया जाता है। इस संधि के उपरांत इधर जर्मनी 3 देश, उधर मित्र राष्ट्र की संधि हो जाती है। 1935 वर्साई की संधि से भी यह अपने आप को अलग कर लेता है, यानी वर्साई की संधि के शर्तों को खत्म कर देता है। फिर उसी वर्ष 1935 में ही यह राइन क्षेत्र पर, यानी राइन नदी क्षेत्र जो होता है उस पर आक्रमण कर देता है, और यह राइन नदी क्षेत्र पहले भी जर्मनी का हिस्सा था, जिसको वर्साई की संधि के द्वारा इसको राष्ट्र संघ को 20 वर्षों के लिए दे दिया गया था, और यहाँ के कोयला खदान को फ्रांस को दे दिया गया था, यानी कुल मिलाकर जर्मनी का दोहन प्रारंभ हो गया था, और 40% जर्मनी का हिस्सा मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था। तो निश्चित है कि जब शक्ति में पुनरुत्थान होगा, फिर से शक्ति आपके पास होगी, तो वही क्षेत्र आप छीनेंगे जिस पर अन्य देशों ने आपका कब्जा कर रखा है। तो राइन नदी पर सबसे पहले अधिकार करता है, और 1937 जर्मनी में और इटली के बीच संधि होती है। यही इटली जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था, यानी धुरी राष्ट्र के बीच था, लेकिन बीच में ही पला बदल करके मित्र राष्ट्र की तरफ चला जाता है, फिर से इसके बीच संधि होती है, यानी जर्मनी इटली की संधि 1937 ईस्वी में होती है। उधर इस संधि के साथ ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया जो पूर्व में इसके साथ था और इसका पड़ोसी राष्ट्र है, उस पर अधिकार कर लेता है, और चेकोस्लोवाकिया एक नए राष्ट्र का उदय प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्साई की संधि के मध्य होता है, ये दोनों पर अधिकार कर लेता है। फिर अधिकार होने के बाद एक समझौता होता है, म्यूनिख समझौता, और इस समझौता में मित्र राष्ट्र को भी मना लेने में सक्षम होता है कौन, जर्मनी, और इस म्यूनिख समझौता से यह उचित करार दिया जाता है कि नहीं नहीं, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कियो, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कियो, चलो दोनों ठीक है, अच्छा कार्य कियो। और यही मनोबल बढ़ने का नतीजा है 1939 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया का जो शेष क्षेत्र बच जाता है, उस पर भी अधिकार कर लेता है। उसी वर्ष एक मजबूत राष्ट्र यानी पड़ोसी राष्ट्र रूस से भी संधि कर लेता है, और उस संधि के तहत रूस को भी लालच देता है कि बीच का एक देश है पोलैंड, ऐसा करो पूर्वी भाग, यानी आप जब नक्शा में देखेंगे तो जर्मनी पश्चिम में है, रूस पूरब में है, पोलैंड ऊपर है, और पोलैंड का पूर्वी भाग जो रूस से सटता है, वह कहता है कि पूर्वी भाग आप ले लीजिए और पश्चिमी भाग हमें दे दीजिए, यानी पोलैंड के 2 हिस्सा करके आधा रूस को दे देता है, और आधा क्षेत्र पर यह क्या करता है, 1 सितंबर 1939 को अधिकार कर लेता है। और जैसे ही वहां अधिकार करता है, सुरक्षा के लिए
सुरक्षा के लिए ब्रिटेन, जो मित्र राष्ट्र का देश है, ब्रिटेन क्या करता है, पोलैंड की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भेज देती है, और उस सैनिक, ब्रिटेन के सैनिक और जर्मनी के सैनिक के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। और इस प्रकार उसी 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, हिटलर 2 वर्षों तक निरंतर अपना फॉर्म बरकरार रखता है, फ्रांस को हराता है ना। उधर मुसोलिनी से संधि कर लेता है, यानी यह मुसोलिनी जो फांसीवाद का जनक है, 1922 ईस्वी में इटली में यह शासक बनता है और फांसीवाद का जन्म देता है। यानी एक तरह से हिटलर के व्यक्तित्व जो है मुसोलिनी के व्यक्तित्व से प्रभावित है, क्योंकि यह भी फांसीवाद का जन्मदाता है और यह नाजीवाद का जन्मदाता है, और दोनों अधिनायकवाद की छवि उजागर करता है। मुसोलिनी से संधि करने के बाद में, यानी इटली से संधि करने के बाद में, रूम सागर पर अधिकार कर लेता है, रूस पर आक्रमण करता है। यही सबसे बड़ा भूल हो जाती है हिटलर की, कि फिर से वही गलती, यानी प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस के साथ युद्ध में कमजोर पड़ा था, और अब की बार भी यह रूस पर जैसे ही आक्रमण करता है, रूस का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसकी कूटनीति में यह कमजोर पड़ता है, और कमजोर पड़ने के कारण इसकी स्थिति जो है आर्थिक, सामाजिक और सैन्य स्थिति, सबसे ज्यादा सैन्य स्थिति इसकी जो है प्रभावित हो जाती है। और जैसे सैन्य स्थिति प्रभावित होती है, सैनिक नहीं चाहता है कि हम रूस के साथ युद्ध जारी रखें, इसलिए इसके जो सैन्य अधिकारी है अब हिटलर के साथ ही विश्वासघात करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा विश्वासघात होता है कि इसके सैनिक इसके साथ रह के भी इसकी लड़ाई में साथ नहीं दे पाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि रूस की सेना बर्लिन तक पहुंच जाती है, और बर्लिन जैसे ही लगता है कि अब हिटलर को जैसे ही लगता है कि अब हम इस बर्लिन तक अगर रूस की सेना पहुंच गई तो हम बच नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या करता है, उसके द्वारा ही बनाया गया एक बंकर जो 50 फीट की गहराई में होती है, उस बंकर में जा करके खुद सुसाइड कर लेता है अपनी गोली मार करके, और अपने साथ ईवा ब्राउन, इसकी चर्चा आप शुरू से देखेंगे, ईवा ब्राउन इसकी प्रेमिका रहती है, लेकिन उससे यह शादी नहीं किया रहता है, लेकिन देखता है कि अब अंत समय आ गया, तो इसलिए 2-3 दिन पहले उससे भी शादी कर लेता है और उसके साथ खुद को आत्महत्या कर लेता है। और अगले ही दिन इसका जो प्रचार मंत्री है जोसेफ गोएबल, यह भी 1 मई 1945 ईस्वी को सुसाइड कर लेता है। और इस युद्ध में कुल मिलाकर के यानी धुरी राष्ट्र जो है वो हार रहे होते हैं, लेकिन जापान अभी तक मजबूती से खड़ा होता है, और अमेरिका 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम से हमला कर देता है, और उस हमला के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की भी समाप्ति हो जाती है। तो आज हमने देखा एडोल्फ हिटलर एवं नाजीवाद। अगले टॉपिक में हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और एक और फांसीवाद और मुसोलिनी। तब तक के लिए धन्यवाद।